बेऔलादी के बढ़ते हुए मसाइल की असल वजह आपकी नज़र में क्या है? जो बेऔलादी के मसाइल हैं, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है ना, वो हमारा लाइफ़स्टाइल है। ठीक। ठीक है? एक तो मतलब लाइक हम लोग खा रहे हैं और बस बैठ के सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है। पहले ज़माने में आउटडोर एक्टिविटीज़ होती थी, बच्चे बाहर बैट बॉल खेलने चले गए, बच्चियाँ रस्सा कूदने चली गईं। अब बस ये है कि आपने खा पी कर के मोबाइल पकड़ा और काउच पे बैठ के। एक तो हमारा लाइफ़स्टाइल। दूसरा ये है कि इसमें कुछ मेल कॉजेज़ होती हैं और कुछ फीमेल कॉजेज़ होती हैं। अगर हम लोग मेल कॉजेज़ की बात करें तो उसमें हम लोग मेल का सीमेन एनालिसिस कराते हैं, तो कुछ केसेस में आपके काउंट कम होता है, कुछ केसेस में आपकी मोटिलिटी कम होती है और कुछ केसेस में मॉर्फोलॉजी बुरी तरह अफेक्ट होती है और कुछ मेल पेशेंट्स में वेरिकोसील का इशू होता है। ये इनफर्टिलिटी की कुछ कॉजेज़ हैं। अगर हम फीमेल के केसेस में देखें तो उसमें ओवरीज जो हैं, उसमें सबसे मोस्ट कॉमन ओवुलेटरी डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें पॉलीसिस्टिक ओवरीज सबसे ज़्यादा कॉमन है। इसके बाद एंडोमेट्रियोसिस, अगर आपकी ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, जो कि टीबी वाले पेशेंट्स में या कोई सर्जरी हुई हो, इन्फेक्शन हुआ हो, उसमें ये हो जाती हैं, और यूट्रस की कोई एब्नॉर्मेलिटीज़ हों। सो इन कुछ केसेस में इनफर्टिलिटी को देखा जाता है। अच्छा मैडम, एक तो ये बात हमने इनफर्टिलिटी की थी। इस वक़्त बीइंग अ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, आपकी प्रैक्टिस में मेल और फीमेल की जो रेशो है इनफर्टिलिटी की, वो कितने परसेंट, अगर हम ये जाने 50-50 है या मर्द ज़्यादा हैं, औरतें हैं, ये क्या है? अकॉर्डिंग टू बुक्स देखा जाए तो 40% मेल्स हैं, 40% फीमेल्स हैं और 20% केसेस में अनएक्सप्लेन्ड है या दोनों पार्टनर्स का इशू है। ठीक। लेकिन आई थिंक जब प्रैक्टिस में हम इस चीज़ को देखते हैं तो ऑलमोस्ट 50-50 है। 50-50 हाँ ये जी। केसेस होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा सर, जैसे कि अगर ये हम बात करें कि मोटापा, प्रेगनेंसी और स्किन, तीनों को अगर इकट्ठा करें तो कॉम्प्लिकेशन स्किन की मोटापे में या हमल में, दोनों में ज़्यादा हो सकती है या तीनों ही इसका पार्ट है? देखिए, बात ये होती है, हर चीज दूसरी चीज को कॉम्प्लीमेंट कर रही होती है। ठीक है। जो ओबेसिटी है, जिसको आप मोटापे की बात करते हैं, ओबेसिटी में तो प्रेगनेंसीज कई दफा होती नहीं है, पीसीओज बन जाते हैं। ठीक है। जिस तरह डॉक्टर साहब बता रही हैं, इनको पता है हार्मोनल इश्यूज बहुत आते हैं, मेनोरेजिया, इमेनोरिया, डिस्मेनोरिया, एंडोमेट्रियोसिस। ओबेसिटी एक वो चीज है जो सारी बीमारियां मदर ऑफ डिजीज बात ही खत्म हो गई। जिस तरह हम कहते हैं ना, डायबिटीज हो जाए पाकिस्तान में, इसी तरह ओबेसिटी का मसला है। अब आजकल तो एंटी ओबेसिटी ड्रग्स और टीके शीके बड़े मार्केट में, ओलंपिक, मंजारो वगैरह हर जगह चल रहा है, कर रहा है। मैंने डर्मेटोलॉजी में देखा है कि जो ओबीस लोग आते हैं उनको मेजॉरिटी ज्यादा स्किन प्रॉब्लम्स हैं, वेदर वो प्रेग्नेंट है या नॉन प्रेग्नेंट है, रादर देन स्लिम स्मार्ट लोगों की। ठीक है। उनमें वो प्रॉब्लम स्किन की नहीं है जो ओबीस लोगों में आती है। तो मैं हमेशा ऐसे मरीजों को ये कहा करता हूं कि आप लोगों को ये चाहिए कि आपको अपनी, अब देखें ना, एक बंदा बहुत ओबीस है या उसकी बीवी बड़ी ओबीस है, अब उनको तो सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हुए बड़ा मसला आता है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, जिस तरह आपने इनसे पूछा था इनफर्टिलिटी का, एक बंदे को इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, बंदा ठीक, उसको स्पर्मेटोजोआ पूरे हैं, सीमेन एनालिसिस उसका पूरा है, मॉर्फोलॉजी हम कराते हैं सीमेन की, मैं तो हर बंदे की कराता हूँ, खवातीन की मैं लेप्रोस्कोपी की रिपोर्ट देखता हूँ। अब उसके सब कुछ टेस्ट ठीक है बंदे के, लेकिन मोटापा इतना है, उसके साथ इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, उसकी इरेक्शन नहीं हो रही, उसके साथ डिस्चार्ज प्रॉपर नहीं हो रहा। फिर हमारे लोगों को जो जरूरी बात है, वो मगर डॉक्टर साहब भी एग्री करेंगी, उनको ये पता नहीं है कि कौन सा पीरियड सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए बेस्ट है टू प्रोड्यूस अ चाइल्ड, टू कंसीव। हर पीरियड वो 21 दिन का जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल से लेके, वो जरूरी नहीं होता। ओवुलेटरी स्टेज का जो पीरियड है, उसमें क्या कहते हैं कि मैक्सिमम मियाँ बीवी का कांटेक्ट होगा तो प्रेगनेंसी के चांसेस हैं। बाकी एरिया को क्या कहते हैं, 14 दिन को वो बंजर इलाका है। उस जमाने में जो मर्जी इंटरकोर्स करो, क्योंकि ओवुलेशन ही नहीं हो रही, एग नहीं आ रहा। जब तक एग वहां से ओवरी से बेटा निकल के फैलोपियन ट्यूब से नहीं आएगा तो आपकी फर्टिलाइजेशन कहाँ होगी? आपका स्पर्मेटोजोआ चला गया, सीमन चला गया, लेकिन देयर इज नो एग। सो द पेशेंट शुड बी टॉट बाय द गायनोकोलॉजिस्ट and even by the dermatologist कि बेटा which is the best period to conceive,
ताकि वो जो कपल है उसको पता होना चाहिए कि ये जो पीरियड है, ये जो दिन है 5 दिन 6 दिन, इसमें मैक्सिमम अगर उनका कांटेक्ट होगा तो चांसेस होंगे कि कंसीव कर जाए। ठीक, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि माहवारी के बाद कौन सा ऐसा गोल्डन पीरियड है जिसमें प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ सकते हैं? इसको हम लोग लाइक फर्टाइल विंडो, फर्टाइल पीरियड या ओवुलेशन डेज कहते हैं। ठीक है, ये हर पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, इसलिए वो पेशेंट्स जिनको कंसीविंग नहीं हो रही होती उनको चाहिए कि वो अपनी गायनाकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें ताकि वो उनको प्रॉपर डेज बताएं कि आपने इन डेज में इंटरकोर्स करना है। सो ये साइकिल की लेंथ पे डिपेंड करता है। जो जिनका एग्जैक्ट 28 डेज का साइकिल है उसमें रफली ये विंडो आपकी 14 डेज के राउंड अबाउट होती है। मतलब हम उसमें 14 सेंटर में रखते हैं और इससे 3-4 डेज पहले एंड 3-4 डेज बाद वो 1 वीक का पीरियड है। सो इसी तरह जिनकी साइकिल लेंथ ज्यादा होती है या साइकिल लेंथ कम होती है, आपने साइकिल लेंथ में से एक -14 का एक वो निकालना होता है। सो आपके पास जो डे आता है उससे 3-4 दिन पहले और 3-4 दिन बाद ये जो एक पीरियड होता है इसको हम लोग फर्टाइल पीरियड कहते हैं। इसमें मैक्सिमम चांसेस होते हैं कंसीविंग होने के। सो इस पे कपल्स को इनकरेज किया जाता है कि वो डेली या ऑल्टरनेट डेज पर जरूर इंटरकोर्स करें। ठीक है, और इस दौरान में प्रेगनेंसी के चांसेस भी ज्यादा मैक्सिमम होते हैं। मैक्सिमम होते हैं। हाँ जी। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे हम देखते हैं कि औलाद के दरमियान जो वक्फा होता है, हम ये लोगों को समझाते हैं कि 2 साल 3 साल 4 साल, वो कहते हैं जी वक्फा करें तो कैसे करें, जो मेथड होते हैं वो लोगों को सूट नहीं करते। देखिए, आपके पास जब भी कोई कपल आता है सो इसमें आपने कपल से डिस्कस करना है, खाली फीमेल पार्टनर से डिस्कस नहीं करना। दोनों को बुलाना है और दोनों से आपने डिस्कस करना है कि जी ये सारे मेथड्स हैं। आप लाइक हम लोगों ने एक चार्ट पेपर बनाया होता है, उस पर सारे मेथड्स विद पिक्चर्स होती हैं, बल्कि वो उन चीजों को भी अटैच किया जाता है लाइक कॉन्डम्स, मेडिसिन, इंजेक्शंस। कपल के सामने रखा जाता है, उसको सारे मेथड्स बताए जाते हैं और हर मेथड के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताए जाते हैं। और फिर पेशेंट की भी जो राय है उसको मद्देनजर रखते हुए उनको एक प्रॉपर एडवाइस किया जाता है कि आप लोग ये वाला मेथड इस्तेमाल करें। सो हर पेशेंट के लिए एक ही हर पेशेंट के लिए एक ही मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन नहीं होता। सो हर पेशेंट के लिए एक डिफरेंट ऑप्शन होती है कि कई पेशेंट्स कॉन्डम्स ऑप्ट करते हैं, कई पेशेंट्स के लिए पिल्स सूटेबल नहीं होती, जिनको बहुत ज्यादा डायबिटीज, बीपी, हार्ट प्रॉब्लम, माइग्रेन, डिप्रेशन हो। हम लोग उनमें बहुत सी पिल्स नहीं दे सकते, ना ही इंजेक्टेबल्स दे सकते हैं, ना ही जो कि कैप्सूल्स अब बाजू में रखवाए जाते हैं बहुत फेमस है वो भी नहीं दे सकते।